रमज़ान में शुगर के मरीज़ों को रोज़ा रखने के बारे में आपकी अमूमी राय क्या है? सिर्फ शुगर और गोलियां या इंसुलिन लगा रहा है और शुगर उसकी बेहतर और कंट्रोल है तो रोज़ा रखना उसके लिए फ़ायदेमंद है। हामिला ख़वातीन भी इसी में आ जाती हैं, उनके साथ भी इसी जी जी, तरह? वो रोज़ा ना रखे लेकिन जब बाद में वज़ा हमल हो जाए उसके बाद वो रोज़ा रख सकती हैं। ख़ास टाइम पे अगर उसने रोज़ा रख लिया है तो अपनी दवाइयों को सहरी के टाइम पे अदा कर दे। हमारी नफ्सियात में ये होता है कि जी मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है और हमने कोई काम नहीं करना, हमने किसी से मिलने नहीं जाना, हम बस सारा दिन सोए रहेंगे। उस खाने के बाद रूटीन के काम करने से आपकी बॉडी में डाइजेशन, हज़म का अमल बेहतर होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आयशा अज़ीम कासिम अलीशा फाउंडेशन के हेल्थ कॉर्नर में। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और हमारे आज के मेहमान का चुनाव भी इसी हवाले से किया गया है। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल में शोबा पल्मोनोलॉजी के सरबराह हैं। आप माहिर फ़िज़िशियन, माहिर ज़ियाबितस और चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर ज़हीर अख्तर ने ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए ABCDEFG के असूल मुतारिफ़ कराया है जो शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। डॉक्टर ज़हीर अख्तर की क़यादत में हस्पताल में पल्मोनोलॉजी के अलावा ज़ियाबितस और दीगर अमराज़ के हवाले से भी आगाही और इलाज की सहूलियात फराहम की जाती हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़े पर ज़ियाबितस के बारे में आगाही वॉक्स और कैंप्स का इनेकाद भी किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका मेडिकल सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपको पल्मोनोलॉजी में ख़ास दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? जी बहुत शुक्रिया। असल में मेरे ख्याल में ये होता है कि मेरा बाय चॉइस नहीं है, ये बाय चांस है। अल्लाह ताला की तरफ से शायद रोड मैप तय था और ये पाथवे डिसाइडेड था, वरना सच्ची बात है कि एफएससी में साहिवाल से मेरा ताल्लुक़ है, 85 आर के उसका गाँव है और वहाँ से एफएससी में जब मैंने रिजल्ट पेपर दिए तो मुझे जो कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट आखिर में इम्तिहान में, तो मुझे लगता था कि मेरे शायद कोई ज़रई यूनिवर्सिटी के नंबर आएंगे। अच्छा। उसका प्रॉस्पेक्टस मंगवा लिया फैसलाबाद से, सारा कुछ हो गया, लेकिन मुझे आज तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर के नंबर आ गए माशाअल्लाह। जब रिजल्ट आया। माशाअल्लाह। तो मैं उस वक्त से ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सबको चुनते हैं, जैसे आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छी मारूफा अदीबा, शायरा और टीचर हैं उर्दू की, तो अल्लाह ने आपको भी चुना है। तो उसके बाद फिर ये है कि जब मेरा MBBS मुकम्मल हुआ तो ख्वाहिश और ख्याल यही था कि मैंने पाकिस्तान के अंदर ही रहना है। हमारा 8 दोस्तों का ग्रुप था, सब ने डिसाइड किया हमने प्लैब करना है, मली करना, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, और मैं भी कर जा सकता, इस्तात थी मेरे अंदर। लेकिन फिर गुलाब देवी में बाय इत्तफाक में गया और वहाँ पे जब मैंने TB के, शुगर के बहुत गरीब मरीज़ देखे तो मैंने कहा यार, जो मुझे मेरे मुल्क ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है ना जी पढ़ाई की शक्ल में, और आपको पता है कि आजकल तो करोड़ों लगता है कि MBBS अगर प्राइवेट करवाना हो, तो वो मुझे लुटाना है। बिकॉज स्टूडेंट की लाइफ में लर्निंग, अर्निंग और रिटर्निंग की तीसरी स्टेज रिटर्न की होती है, तो मैंने सोसाइटी को रिटर्न करना है। तो बस इसी के मिसदाक गुलाब देवी एक चैरिटी हॉस्पिटल है, खैराती इदारा है, तो बहुत कम पे मैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर लग गया, इससे 26-27 साल पहले। और फिर अल्लाह ने वहीं पे रहते वो फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की वहीं पे रहते हुए, फिर मैंने बाहर की कुछ वर्कशॉप, कुछ ट्रेनिंग, कुछ डिग्रियाँ अमेरिका, इंग्लैंड से ली। लेकिन आज मैं वहाँ पे TB के, चेस्ट के, अस्थमा, COPD और डायबिटीज़ के पेशेंट को देख रहा हूँ और अल्लाह मुझसे काम ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है इस ज़माने में जब नफ्सा नफ्सी का आलम है और उसमें मसीहाई के असल मानी फिर किसी ने जानना हो तो नाज़रीन डॉक्टर ज़हीर अख्तर से ज़रूर मुलाकात कीजिए, इनको ज़रूर सुनिए। डॉक्टर साहब, रमज़ान की आमद है, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, और हमारा आज का प्रोग्राम भी खुसूसी तौर पर शुगर और रमज़ान के हवाले से है। रमज़ान में शुगर के मरीज़ों को रोज़ा रखने के बारे में आपकी अमूमी राय क्या है? उनको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? हमारा दीन, हमारी मेडिकल साइंस क्या कहती है इस बारे में? पहले तो ये बात समझ लीजिए कि मेरी एक राय है कि मैं शुगर के जो लोग हैं ना, मैं उनको मरीज़ नहीं कहता जी। जिस तरह दुनिया में कुछ लोग हैं विद स्पेक्टिकल्स, कुछ हैं विदाउट स्पेक्टिकल्स कुछ हैं विद बियर्ड, कुछ हैं विदाउट बियर्ड। इस तरह कुछ लोग हैं जिनकी शुगर है और कुछ हैं जो शुगर के बगैर है। मेरी और आपकी भी अगर शुगर चेक की जाए तो इस वक्त भी 100-110 होगी, तो हमें भी शुगर है। अब जिनको हम शुगर के मरीज़ कहते हैं, असल में उनकी शुगर एक ख़ास हद से बढ़ जाती है जी। तो जो उनके लिए असल में उनकी दोस्त है, वो उनको बताती है कि आप अपना चेकअप रेगुलर करवाते रहें और अपनी शुगर को लिमिट्स के अंदर रखें। तो जब अपना वो रेगुलर चेकअप करवाते हैं और शुगर को लिमिट्स के अंदर रखते हैं तो बहुत सारी और बीमारियां भी टाइमली पता चलती रहती हैं। तो लिहाजा वो तो शुगर के पहली बात है कि मरीज नहीं है जी, और वो रोज़ा बिल्कुल वैसे ही रख सकते हैं जैसे जिसको शुगर नहीं है वो रोज़ा रखता है। हाँ, अगर उन्होंने अपनी शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं की हुई और उनके गुर्दों का मसला हो चुका है, अगर उनको दिल का अटैक हो चुका है, अगर उनको फालज का अटैक शुगर की वजह से हो चुका है तो फिर उनके लिए हमने 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, हाई रिस्क ग्रुप, मॉडरेट रिस्क ग्रुप और लो रिस्क ग्रुप,
कि उनमें से कौन से लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं कुरान की आयत के मुताबिक, और कौन से जो रोज़ा वो नहीं रख सकते, और कौन से जो हैं वो बहुत सेफली रख सकते हैं। अदरवाइज अगर शुगर के मरीज को सिर्फ शुगर और जी, जी। गोलियां या इंसुलिन लगा रहा है और शुगर उसकी बेहतर और कंट्रोल है, तो रोज़ा रखना उसके लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ठीक है, मेरा अगला सवाल यही था, हामिला ख़वातीन भी इसी में आ जाती हैं, उनके साथ भी इसी जी जी, तरह के उनको हामिला छो के लिए जी कुरान में जो है ना सूरह बकरा की आयत नंबर 183 और 182, जिसमें कुरान वाज़िह तौर पे कहता है कि मोमिनी तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफ़त पैदा हो। जी, हाँ, 5-6 लोग हैं जिनको अल्लाह ने इस्तिस्ना दिया कि वो बाद में रखें, उनमें से हामिला ख़वातीन भी हैं। कि बिल्कुल। हामिला ख़वातीन को इस्तिस्ना है कि वो रोज़ा इस वजह से नहीं कि शुगर साथ है, ना भी शुगर हो तो रोज़ा ना रखे, लेकिन जब बाद में वज़ा हमल हो जाए उसके बाद वो रोज़ा रख सकती हैं। और शुगर अगर साथ है और फिर जी, साथ जी। अगर प्रेगनेंसी चल रही है और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो बेहतर अब रोज़ा ना रखें। लेकिन अब यह बात ना, इसमें एक खातून है वो बहुत ज़्यादा मुत्तकी है, डॉक्टर साहब मैं तो हर हालत में रखूँगी। जी, जी, जी। दूसरी कहती है अच्छा चलो जो अल्लाह ने रुख्सत दी है मैं नहीं रखती। तो दोनों के लिए गुंजाइश मौजूद है। वो फिर अंडर सुपरविजन के ख़ास टाइम पे अगर उसने रोज़ा रख लिया है तो अपनी दवाइयों को सहरी के टाइम पे अदा कर दे, और उसके बाद फिर शुगर 2 घंटे बाद चेक करे, इफ्तारी से जस्ट पहले चेक करे, इफ्तारी के 2 घंटे बाद चेक करे, और ठीक। 2-3 दिन पहले रोज़े प्रैक्टिस करे। अगर मामला ठीक रहता है तो रोज़ा रख सकती है, लेकिन अगर अल्लाह ने रुख्सत दी हुई है जी, जी, तो जी। रुख्सत ले सकती है। तो सर मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो ब्लड शुगर चेक करने की बात है, इससे रोज़ा तो नहीं हमारा नहीं नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब होता? नहीं। और ये कितनी दफ़ा एक शुगर का मरीज़ चेक कर सकता ये है? बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। असूल ये है, देखें जी, हम जनरली कहते हैं कि जी, जो चीज़ें इंसान के जिस्म से बाहर निकलें उनसे वज़ू टूटता है, रोज़ा नहीं टूटता। और ठीक। जो चीज़ें अंदर जाएं उससे रोज़ा टूटता है, वज़ू नहीं टूटता। मसलन खाने पीने से वज़ू नहीं टूटेगा, अंदर जा रहा है जी, ना, जी, लेकिन जी। रोज़ा टूट जाता है। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आप ताकत के लिए ड्रिप लगवा रहे हो, जी, जी। वज़ू नहीं टूटेगा, रोज़ा टूट जाएगा। जो चीज़ें अंदर जाती हैं ना, जो रोज़ा तोड़ती हैं, और जो बाहर निकलती हैं, जी। जैसे पेशाब पखाना है, खवा है, और यह जी, सारा, जी, इससे जी, जी। वज़ू टूटता है, जी, 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 लेकिन जी। रोज़ा नहीं टूटेगा। ब्लड निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा, वज़ू टूटेगा। तो मिसाल यही है कि ब्लड जितनी मर्ज़ी निकलवा लें, जितनी मर्ज़ी चेक करवा जी। लें, इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर रोज़े का मरीज़ है, उसने अपना ब्लड चेक करवाना है, तो हम किताबें जो गाइडलाइंस है वो 6 दफ़ा कहती हैं, ठीक है। लेकिन मरीज़ों की सहूलत के लिए हम कहते हैं कि वो 3 दफ़ा कर लें। एक दफ़ा वो करें जब सहरी कर ली उन्होंने, जी। और सहरी के 2 घंटे बाद, क्योंकि उस वक्त शुगर के बड़े होने का इम्कान हो सकता है, तो आपने उसके हिसाब से अपनी दवाई को एडजस्ट करना है। बिल्कुल और ठीक। एक शुगर चेक करनी है जस्ट इफ्तारी से थोड़ी देर, 5-10 मिनट पहले। ठीक। उसमें शुगर लो होने का डर हो सकता है, बिकॉज पूरा दिन आप भूखे रहे हैं, जी, जी, तो जी। फिर उसमें जो है वो शुगर उस वक्त चेक करें। और तीसरी जो बड़ी अहम शुगर है वो है इफ्तारी के 2 घंटे बाद। बिल्कुल। इफ्तारी में हम हर तरह की चीज़ें खाते हैं, जी, जी, तो जी। उससे भी शुगर बढ़ जाने का बहुत डर होता है। तो ये पहले 3 दिन, ये 3 मौक़ों पे, सहरी के 2 घंटे जी। बाद, इफ्तारी से 10 मिनट पहले, और इफ्तारी के 2 घंटे बाद जी, जी, जी। ये शुगर चेक करें। अगर वो बढ़ी हुई है या कम है तो उसके हिसाब से दवाइयाँ एडजस्ट करनी है डॉक्टर से मिलके। लेकिन अगर वो ठीक है तो फिर अपनी प्रैक्टिस करें, और हफ्ते में 1 दफ़ा ये प्रैक्टिस कर लिया करें। तो अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये भी फिर बताइएगा कि अगर दौरान रोज़ा हमने ब्लड शुगर उसको चेक किया है और शुगर लेवल इतना एक्सीड कर गया है कि नहीं बता रहा, ग्लूकोमीटर हमें बता नहीं रहा, या वो बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में अस्पताल भी ले जाना पड़ता है, या मेडिकल साइंस उसको फिर वो रोज़ा तोड़ देने का जी जी, कहती है? बिल्कुल। मेडिकल साइंस में देखिए जी, हमारे पास ना 13 इस्लामी मुल्कों के स्कॉलर्स बैठे, जी। मुफ्तियान बैठे, दीन के आलिम बैठे, प्लस डॉक्टर्स बैठे। उन्होंने गाइडलाइंस बनाई डार गाइडलाइन के हिसाब से, अच्छा। डायबिटीज़ एंड रमज़ान के नाम से। उसमें हमारे पाकिस्तान से भी कुछ लोग शामिल थे और बाहर पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया से शामिल थे। उन्होंने उनके लिए गाइडलाइन वज़ा की। जी। उसमें ही उन्होंने कहा है कि अगर आपकी शुगर 70 से कम होगी और आपको अलामतें आ रही हैं, जी। एकदम भूख लग गई है, प्यास लग रही है, बेहोशी का आलम, मदहोशी का आलम, या खो पड़ रही है, जी, जी, जी। और शुगर चेक की 70 से कम है, अब तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। या शुगर आपकी 300 से ज़्यादा हो रही है ठीक। और आपको अलामात आ रही हैं, जिसमें घबराहट है, जिसमें ठंडे पसीने हैं, जी, जी। जिसके अंदर लगता है कि जनाब उल्टी आने को लगी है, और आपने शुगर चेक की वो 300 प्लस है, जी। तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अलामतें नहीं आ रही जी, जी। और शुगर आपकी 300 है या 70 के प्लस करीब है और रोज़ा खुलने वाला है, तो फिर आप इंतज़ार कर सकते हो। 370 से कम और अलामतें, जी। 300 से ज़्यादा और अलामतें बीमारी की, तो फिर आप रोज़ा खोल सकते हो और बाद में कज़ा कर लें। बाद में कज़ा कर लें, और अगर नहीं रख सकते तो फिर फिर अपनी बेहतर है, फिर जान पे अगले जुल्म अगले नहीं कुछ करना रोजे ना चाहिए। रखें आप। बिल्कुल अगर ठीक। एक दफ़ा भी ऐसे हो जाए हाइपोग्लाइसीमिया जी, जी, या जी। हाइपरग्लाइसीमिया विद सिम्टम, तो फिर रोज़ा अगले ना रखें। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मुझे फिर ये भी बताइएगा कि कुछ लोग जो हैं वो मेडिसिन पे होते हैं, कुछ लोग इंसुलिन ले रहे हैं, और अब एक नई चीज़ मैंने सुनी कि हफ्ते में एक बार जो है जी 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 इंसुलिन जी। लगती है, वो भी एक बड़ी फ़ायदे की चीज़ है, मरीज़ों की सुइयों से जान छूट गई। तो इनके लिए क्या हिदायत हैं, ये किस तरह से अपनी दवा मैनेज करें?
इसके साथ, देखें, रोजे के साथ। जो दवाइयां हैं शुगर के लिए, उसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं जी। एक सल्फनिल यूरिया ग्रुप है, ग्लिमिप्राइड। अगर तो वो मरीज वो ले रहा है दिन में एक दफ़ा, तो हम ये कहते हैं कि आप सहरी पे ना ले, उसको इफ्तारी पे कर दें। ठीक। अगर वो दिन में 2 दफ़ा ले रहा है, सुबह और शाम, तो फिर सुबह के टाइम वाली आधी कर दे, शाम को पूरी ले ले। बिल्कुल ठीक। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, ग्लूकोफेज बड़ी मशहूर है, DPP-4 इनहिबिटर्स हैं, सीटामेट, ये इस तरह की। जी जी। तो वो दवाइयाँ जो हैं, हम कहते हैं कि आप अपनी एसएच लेते रहें, वो उसका शुगर से लो होने से डर नहीं है। अगर मरीज इंसुलिन के ऊपर है और वो जी स्टेबल है, जी। तो मॉर्निंग वाली इंसुलिन को हाफ कर दे और ठीक। शाम वाली को वैसे ही रखे। बिल्कुल सपोज ठीक। वो 20-20 यूनिट ले रहा है, जी जी जी। तो सहरी पे वो 10 यूनिट कर दे, क्योंकि उसके बाद उसने एक लंबा अरसा भूखे रहना है। बिल्कुल और ठीक। शाम को 20 यूनिट ही रखे। और जो हफ्ते वाली एक इंसुलिन आई है, जिसको GLP-1 कहते हैं, वो इंसुलिन तो नहीं है। अच्छा। GLP-1 एक सॉल्ट है, और वो हफ्ते में लगाते हैं, और शुगर को भी अच्छा कंट्रोल करता है, और वेट को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। तो वो, उसका कोई डर नहीं है, वो आप लगा सकते हैं और उसके साथ रोजे रख सकते हैं। तो आप तजवीज़ करते हैं कि अब हम बहुत से मरीजों को उस पर शिफ्ट कर जाना चाहिए, हफ्ते वाली जो इंसुलिन है? नहीं, एडवाइस ये है कि अब चूंकि रोजे शुरू होने वाले हैं, जी जी। जिस पे वो स्टेबल है ना, जो भी वो ले रहे हैं, उसको ना छेड़ें, अपने मामूल को ना छेड़ें। अपने मामूल को ना छेड़ें। हाँ, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, तो फिर वो डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ एडजस्ट करवा के अपनी शुगर को कंट्रोल करके रोजा रख सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ शुगर कंट्रोल पे, भले से वो गोली पे है, जी तो हम जी नहीं चाहेंगे कि वो एक हफ्ते वाले टीके पे आए। जी उस जी। पे रखें और उसके हिसाब से एडजस्ट करें अपने खुराक को और गोलियों को, और उसके मुताबिक रोजे रख लें। डॉक्टर साहब, सांस के जो मरीज हैं और जो दमे के मरीज हैं, वो सारे के सारे इसी तरह से, इसी असूल को जी, फॉलो ये बहुत करेंगे? अहम है टॉपिक। तो हमारा जी ज़ियाबतीस और जी रमज़ान था, लेकिन चूंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट भी जी हूँ जी जी। और दमे के मरीज़ को भी बहुत आसानी हो गई है। आज भी मेरा किसी अच्छे 5 स्टार होटल में लेक्चर इसी के ऊपर। आजकल दमे की ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो आपको दिन में एक दफ़ा लेनी पड़ती हैं, और 24 घंटे उनका असर रहता है। ठीक। तो ये तो बहुत आसानी हो गई कि आप इफ्तारी के बाद ले लें, और उसके बाद ठीक है, पूरा मतलब दिन आप रोज़ा रख सकते हैं। जबरदस्त। अक्सर लोग जो हैं, वो दवाइयाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सुबह और शाम वाली हैं। जी उस जी। पर उनका अस्थमा भी कंट्रोल है, COPD भी कंट्रोल है। सहरी पे लें और इफ्तारी के बाद ले लें, तो उनकी भी कंट्रोल है। हाँ, अगर बात का कभी कभी ऐसे हो सकता है कि अस्थमा का अटैक रोज़े के दौरान आ जाए, जी रोज़े के दौरान आ जाए, उसमें 2 फतावे मौजूद हैं। जी जी कुछ जी। लोग कहते हैं, उलमा कराम के नाब, अगर उसके दौरान भाप ले लिया, इनहेलर ले लिया, टूट जाता है। लेकिन सऊदी उलमा काउंसिल का फैसला है, और कुछ बहुत सारे मुतबर और उलमा भी कहते हैं कि उस दौरान अगर आपने इनहेलर लिया, वो चूंकि आपके मैदे में नहीं जाता, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। ठीक। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अटैक बार बार उस रोज़े की हालत में भी आएंगे, तो फिर बेहतर है कि उन दिनों में आप रोज़ा ना रखें। ठीक। अगर आप 2 इनहेलर पे स्टेबल हैं, 1 इनहेलर पे स्टेबल हैं, तो एक सहरी पे ले लें और एक इफ्तारी पे ले लें, और दरमियान में रोज़ा रख लें। अच्छी बात यह है कि रोज़े के अंदर रोज़ा जो है, ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, बल्कि ये अस्थमा और COPD को कंट्रोल करने में, ये इलाज है। जी। रोज़ा ऐसा इलाज है। और आजकल तो बाहर की दुनिया, चूंकि इस्लाम को या दीन को नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक रिवाज आ गया वहाँ पे। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने लगी थी जी कि अब जी। बाकायदा हमें, और डाइटिंग के लिए और दीगर चीज़ों के लिए यस। हमें ये कहा जाता है, और अंदर से कहीं खुशी होती है कि ये हमारे दीन का हिस्सा हाँ, है। हमारे जो दिन का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, ये बात तो हो गई अद्वियात की। अब मुझे कुछ खाने पीने की बात, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते जी हैं जी। रोज़े की हालत में। हम हमें एक वो होता है कि अच्छी इफ्तार और अच्छी सहर होनी चाहिए। तो शुगर के मरीजों के लिए सहर और इफ्तार में बताइएगा, मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। अब वो लोग जी कि जिनको शुगर है या नहीं है, तो हमारा सहर और इफ्तार क्या होना चाहिए? जी जी बात यह है कि डोंट ब्रेक योर फास्ट विद फीस्ट। जी मेरा एक मशहूर saying है जी कि आप जो है ना, बहुत बड़े ताम से और बहुत ईशाइयों से के साथ अपना रोज़ा ना खोलें। अल्लाह ने ये महीना, डोंट स्पेंड योर टाइम इन किचन, स्पेंड योर टाइम इन इबादत। हमारी ख्वातीन बहनों बीबियों को जो बड़ी होता है शौक, और जोहर के टाइम से किचन में चली जाती हैं और ऐसे ही घर है। वालों के ज़बरदस्त पकवान बनाती हैं। तो उसमें यही है कि जनाब, हमारा ये ख्याल था कि रोज़ों के अंदर आपकी शुगर, आपके कोलेस्ट्रॉल, आपका HbA1c बेहतर होना चाहिए। जी लेकिन जो हमारे सामने स्टडीज़ आई हैं, उलट हो गया है। जी रोज़ों में परवाह नहीं होती, रोज़ों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, वज़न भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाती है, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, और गुर्दे और पथरी के मरीजों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर एहतियात ना की जाए। अगर एहतियात तो ना उसमें की फिर जाए। यही मैं कहता होता हम हूँ लोग कि ज्यादा सहरी इसलिए भी तो यस, करते हैं कि सारा दिन एनर्जी बरकरार जी रहेगी। जी जी जी, ये हमारा एक ख्याल है। जी जी ये मैं आपको बात बता दूं, ये हमारा ख्याल है। असल में आप जितना भी खा लें, जी 3 घंटे बाद आपका मैदा खाली होना ही होता है। ठीक। उसके बाद हमारा लीवर है जो हमारे बॉडी के ग्लूकोज को और एनर्जी को संभालता है। ये बात बड़ी लोगों को समझने जी की जी जी जी, जरूरत है। आप बल्कि ये देखेंगे कि जो ज्यादा पेटू हैं, जो ज्यादा खाते हैं, 11, 12, 1 बजे भूख उनको ज्यादा लगती है। और जिनको भूखा रहने की आदत है, कम खाते हैं, वो लंबा अरसा टाइम निकाल लेते हैं।
मतलब ये तो हमारा लॉजिक भी यही कहती है ना। तो ज्यादा खाने से बंदा ये नहीं को ज्यादा देर भूखा रह सकता है, उनको ज्यादा भूख लगती है। इसका मतलब है मैदे का ताल्लुक दिल से हमें सिखाया जाता है, बिल्कुल लेकिन दिल बिल्कुल से नहीं, दिमाग से है। क्योंकि दिमाग को हम बताते हैं कि कितना अरसा आप भूखा रह बिल्कुल सकते ऐसे ही हैं, है, हमारा बिल्कुल दिमाग ऐसे ही है। सिग्नल भेजता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड शुगर लेवल को मुस्तकम रखने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए किन ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए? देखें, जिन जो कार्ब्स है ना, फाइन जी कार्ब्स, निशास्ते जो हैं और बहुत जल्दी जज्ब हो जाते हैं, जी जी उनमें चीनी, शक्कर, गुड़, ये तो इसकी जो चीज़ें बनती हैं वो बिल्कुल बंद कर दें। लेकिन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि आप चावल और गंदम, गंदम से मैदा और मैदे से बेकरी की चीज़ें बनती हैं, आप इनको मिनिमम कर दें। मिनिमम कर अगर दें, ज़ीरो नहीं ठीक। कर सकते तो गंदम और चावल की चीज़ों को बहुत कम इस्तेमाल करें। आप हर तरह का ये जो सैलड होता है, जी 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 मतलब खीरे हो गए, ककड़ी हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, उसका एक बॉल बनाएं। उसमें अगर कोई मौसमी फल है, सेब काट के, थोड़े से अमरूद काट के डाल लें। जी जी घर जी में जो भी सालन बना हुआ है उसको उसमें मिक्स करें, दाल उसमें मिक्स करें, सिरका मिक्स करें या नींबू मिक्स करें, या इनमें से कोई एक चीज़ मिक्स करें। इनमें रोटी और चावल शामिल नहीं है। ये निकाल ठीक। के सैलड का बाउल बना के खाएं। जायके के लिए सालन डाल लें, सिरका डाल लें, नींबू डाल लें, या कुछ भी, या अचार साथ डाल लें। बिल्कुल ये आप पेट भरें इससे, और आधा घंटा वॉक करें, 15-15 मिनट करके सुबह शाम, या आधा घंटा वॉक। ठीक। लिटरली मेरे मरीजों की दवाइयां खत्म हो गई हैं इससे। ये रमजान में या आम दिनों में भी वो यही रूटीन ये रखें? मैं रूटीन की, मैं आम दिनों की बात ठीक कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। रमज़ान के अंदर जो आपने चीज़ें करनी है, आप यही, इसको बाउल को आप सुबह के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के टाइम में आप चाय ले लें, ठीक कहवा ले लें, अंडे की सफेदी ले लें, दही ले लें, लस्सी ले लें बगैर मलाई के, ठीक। जौ का दलिया ले लें, जौ के बने के आटे की रोटी ले लें। बिल्कुल ये ठीक। शुगर के ठीक मरीजों हो के गया, लिए है। बिल्कुल ठीक। और इससे पेट भर लें जितना भर सकते हैं। ठीक ये वो चीज़ें हैं जो आपके स्टमक को फिल कर देंगी, लेकिन आपके ग्लाइसेमिक वैल्यूज़ को हाई नहीं करेंगी। ठीक। वैल्यूज़ को हाई करती हैं गंदम की बनी चीज़ें और ये चावल की बनी चीज़ें। इनको कम करें, फैलेड और शुरू कर। ये हमारा पहले भी अक्सर हम करते रहते हैं जी प्रोग्राम। पहले भी मैंने बात की थी कि ज़मीन के पेट से जो जी जी चीज़ें जी जी निकलती जी हैं उसको आपके पेट तक जाने में कम से कम प्रोसेसिंग हुई हुई हो। फल बिल्कुल सब्जियों का ठीक। इस्तेमाल ज़्यादा कर दें और बाकी ये चीज़ों को कम कर दें, तो इंशाल्लाह आपका रोज़ा भी ठीक रहेगा और शुगर भी ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक हो गया सर। रोज़ा रखने से, हम अभी तक तो बात कर रहे हैं कि शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, तो रोज़ा रखने से उनकी सेहत पे कोई बेहतर असरात मुरतब होते हैं, या सिर्फ वो वही हम उनको उसी स्टेज पे रखते हुए उनके साथ चला जा जैसे देखिए सकता जी, है? हमने ये पहले बात की कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जी का जो कॉन्सेप्ट है ना पूरी दुनिया में आजकल, कि मेटाबॉलिक डिजीजेज जो है ना, जिसमें आपके दिल के मसाइल हैं, जिसके यूरिक एसिड है, जी जी हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, शुगर है, ये बहुत बेहतर हो जाते हैं। गोरों ने अब एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रखना शुरू कर दिया। ठीक। और ये मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मेक सन योर बेबी, ईट विद इट एंड स्लीप विद इट। बिल्कुल ठीक। और ये हमारी हदीस के अंदर ही मौजूद है कि जब सूरज निकले, जी 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 सूर्य के उठने के साथ आप उठें, उससे पहले उठें फजर के लिए, बिल्कुल। और फिर सूरज ढलने के, खाना भी आपने इस दौरान ही है जब तक सूरज आसमान पे होता है। रात का खाना खुदा के वास्ते जल्दी खा लें। लेट खाना, रात को लेट क्रेविंग जो होती है, 12 बजे 1 बजे हम ऑर्डर कर रहे हैं और फूड पांडा आपके लिए लेके आ रहा है, ये बहुत 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 खतरनाक है। बिल्कुल आप अपना जो ईटिंग विंडो है उसको रखें 10 घंटे की, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक। और फास्टिंग विंडो को आप रखें बाकी 16 घंटे की। तो आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी, आप मेटाबॉलिक बीमारियों से भी बचे रहेंगे। बिल्कुल ठीक। और नाज़रीन, हमारा तो ये रवैया बन चुका है कि हम सारी रात जागते हैं और ऐन सुबह सहरी के वक्त या तहज्जुद के वक्त सोना, और फ़ख्र से अब सोशल मीडिया पे ये ऐलान करना कि हमारी ये रूटीन है, ये कोई मॉडर्नाइजेशन की कोई नई किस्म हमने जी इसको जी कह दिया है और हम इस पर बहुत फ़ख्र करते हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है, और जो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, सूरज के साथ उठना और सूरज के साथ ही स्लीपिंग मोड पे लग जाना, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा और करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोई ख़ास फिज़िकल एक्टिविटी या वर्जिश रमज़ान के हवाले जी, से जो? उसमें यह है कि मर्द हजरात चूँकि तरावी पढ़ते हैं, जी तो हमारी जो डार्क गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि अगर वो तरावियाँ 20 पढ़ते हैं और वो तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे की वो वर्जिश होती है, जी तो फिर अलहदा से वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ख़वातीन के लिए, वो लोग जो तरावी नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ी जी जाती किसी जी वजह जी से, तो फिर वो अपनी जो रूटीन की एक्सरसाइज है ना, जो भी वो करते थे, जी उसको शिफ्ट शाम के टाइम पे कर दें। यानी कि बिल्कुल ठीक। अफ्तारी के 2 घंटे बाद, फ़ौरन नहीं, जी जी क्योंकि जी फ़ौरन पेट भरा होता है, उसके बाद दिल के ऊपर बोझ होता है अगर आप एक्सरसाइज करेंगे। तो 2 घंटे बाद जो है ना, वो रूटीन की हल्की फुल्की आधे घंटे की वॉक हो गई, या हल्का फुल्का जो आप की स्टैटिक जी एक्सरसाइज जी होती जी हैं, जी जिम हो गया या डंबल्स हो गए, जो भी आपने पुशअप्स जी करने जी हैं जी वो आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अभी आपका तारुफ करवाते हुए मैंने बताया कि आपने एक उसूल वज़ा किया है ABCD जी जी EFG,
तो इसके बारे में बताइएगा नाजरीन को जी, कि ये क्या है। बहुत सादा और आम फहम असूल है। जी ए स्टैंड्स फॉर A1C। जी ये शुगर के 4 माह के पैरामीटर्स हैं कि आपकी पिछले 4 महीनों में शुगर कंट्रोल कैसी रही है। ठीक। आप अपने A1C, जिसको HbA1c भी बोलते हैं, उस जी पर जी नजर रखें। एंड दिस शुड बी लेस देन 6.5। जी नॉर्मल ठीक वैल्यू मेरे और आप में जो फिट आदमी होते हैं वो 6 से नीचे होती है। ठीक शुगर वालों के लिए थोड़ी सी हम लिबर्टी देते हैं कि 6.5 बेहतर है कि 6 से नीचे हो। ठीक। A1C। B फॉर ब्लड प्रेशर। बिल्कुल ब्लड ठीक। प्रेशर 130/80 या 85 हद, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अगर ठीक। है तो उसकी दवाइयां लें। C फॉर कोलेस्ट्रॉल। ठीक कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और LDL है। ठीक ट्राइग्लिसराइड भी आपके 160 से कम हो और LDL भी 150 से कम हो। D बिल्कुल फॉर ठीक। डाइट एंड ड्रग्स। ठीक डाइट फॉर, जो मैंने आपसे बात की है कि जी लो कार्ब्स डाइट और हाई प्रोटीन डाइट, और बिल्कुल कम खाना, भूख लगे तो फिर और खा लें। और विंडो जो ईटिंग विंडो 10 घंटे की हो, फास्टिंग विंडो आपकी ज़्यादा हो। और ड्रग्स मीन जो भी आपको दवाई लिखी डॉक्टर ने वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें। ई ठीक फॉर एक्सरसाइज। आधे घंटे की वॉक, आधे घंटे का जिम, आधे घंटे की थोड़ा जॉगिंग, रनिंग, जो भी आप करते हैं उसको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना, भले से जो मर्जी हो जाए। बात का होता है कुछ लोगों को आदत होती है सुबह की सैर की, जी सुबह निकल गई तो फिर वो करते नहीं। आप दोपहर में कर लें, शाम में कर लें, रात में कर लें। बारिश हो रही है तो घर में आप आधा घंटा एक कमरे में चक्कर लगा लें। दिस वुड बी द इक्वल गुड। जैसे अब मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरी 2 वार्डें डिफरेंट जगहों पे हैं, तो मैं गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता, मैं पैदल मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि घर से भी पैदल हॉस्पिटल जाऊँ और उसके दौरान मैं पैदल चलता रहूँ। तो वो मेरी कोशिश होती है कि 40-45 मिनट जो है ना, काम का काम हो जाता है और एक्सरसाइज की वॉक हो जाती है। तो ई फॉर एक्सरसाइज एंड ई फॉर आई एज वेल। एक्सरसाइज एंड आई, कि आपने हर 6 महीने बाद अगर प्रॉब्लम है, नहीं तो साल की साल आंखों का मुआयना जरूर करवाना है, ठीक क्योंकि आंखों के पर्दे के बसारत के ऊपर असर होता है शुगर का। एक्सरसाइज एंड आई। एंड एफ फॉर द फुट केयर। ठीक शुगर वाले मरीजों को अपने पाँव की हिफाजत ऐसे ही करनी चाहिए जैसे वो अपने चेहरे की हिफाजत करते हैं। अक्सर उसको देखते रहे, उंगलियों के दरमियान, अंगूठे के दरमियान फंगस लग जाती है, उसका पता भी नहीं चलता। अच्छा नीचे कोई कॉन्स कैलस तो नहीं बने हुए, कोई जख्म तो नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी है, बिकॉज जब शुगर में जख्म बढ़ता है ना, तो फिर वो सिंपल जख्म नहीं होता, वो बढ़ते बढ़ते नासूर बन सकता है, जी। वो बढ़ते बढ़ते अंगूठा, पाँव, उंगलियां काटने की भी नौबत आ सकती तो है। शुगर के मरीजों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जी 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 जी। उनकी जो हमारी हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, जी जी वो जी बहुत सारे सेल्स पे मुश्तमिल है। लेकिन जब आपके शुगर लेवल बढ़े हुए होते हैं तो उनके जो हथियार हैं, जो उनके उनके साथी दोस्त मावन हैं जिन्होंने हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करना है, वो शुगर वीक कर देती है, जिसके से हमारे ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया हमला करते हैं और हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल वो मैं अब जी जी अपने लिए भी पूछ रही हूँ कि हमारी नफ्सियात में ये होता है कि जी मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है और हमने कोई काम नहीं करना, हमने किसी से मिलने नहीं जाना, हम बस सारा दिन सोए रहेंगे, 12 बजे तक सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर नमाज पढ़ी, फिर 2 घंटे हिलते जुलते गुजार दी। तो मेडिकल साइंस और मज़हब दोनों के हवाले से इस देखें, किस्म अगर के आप रोज़े खा का के लेटे रहेंगे ना, जी ये बहुत नुकसानदेह है। जी 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 उस खाने के बाद रूटीन के काम करने से आपकी बॉडी में डाइजेशन, हजम का अमल बेहतर होता है, ठीक पूरी बॉडी के अंदर खून सर्कुलेट करता है और ये इसकी जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी में लेके जाता है। ठीक लिहाजा सोना तो मुनासिब है ही नहीं खाने के बाद। और बाकी ये है कि रोज़ा और आजकल के रोज़े, ठीक है ना जी, मतलब अभी जी सर्दियों का जी जी तकरीबन जी जी माहौल जी है, बिल्कुल तो इसमें तो सख्ती वाली बात है ही नहीं। हाँ, जब जून जुलाई के या मई जून के रोज़े होते हैं और मजदूर काम करते हैं बाहर, जी 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 पसीना बहुत बहता है, उनके लिए तो कुछ बात हो सकती है। वरना आजकल के कि हम आम घरों में रहते हुए या आम उसके जी नीचे जी रहते जी हुए जो रूटीन के काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूर करने चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए भी सेहतमंद है, दिमाग के लिए भी सेहतमंद है, और इससे रोज़े का अजर भी ज़्यादा होगा। वैसे ऐसे चौंचले भी वही लोग ज्यादा करते हैं जो ज्यादा केटर्ड होते जो हैं, ज़्यादा बाकी केटर, तो काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब आखिर में कोई पैगाम आपका हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए रमज़ान के हवाले से? बस यही है कि जी अल्लाह करीम ने हमें बहुत अच्छा दीन दिया हुआ है, और कासम अली शाह फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये बहुत वाइब्रेंट, डायनामिक, और आयशा आप जैसे माशाल्लाह थैंक जो यू इन सर। प्रोग्राम्स को करते हैं कि नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, नौजवान ही हमारा असासा, हमारी उम्मीद और हमारे ख्वाब हैं। अल्लाह करीम आपको ये हिम्मत और तौफीक दे कि आप ऐसे प्रोग्रामों को देखें, और जो इनमें बातें बताई जाती हैं ये 25-30 साल की ज़िंदगियों का निचोड़ होती हैं। जैसे आज हमने अपनी बात कही है कि आपने अपनी फूड को सादा रखना है, आपने अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना है, आपने सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, और अपनी फास्टिंग विंडो को आपने बढ़ा लेना है। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, पूरा फोकस होकर पढ़ें, पूरा फोकस होकर जो भी आप काम कर रहे हैं पूरी तवज्जो से करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करीम आपको सेहतमंद रखे और हर तरह से कामयाबी अता करें।
जी नाज़रीन, आप और हमारे ख़ास तौर पे नौजवान बच्चे इन बातों को ज़रूर सुनें, इन पर अमल पैरा हों। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब के साथ मेरे ज़हन में बहुत सारे और मौज़ूआत हैं, हम दोबारा आपके सामने आएँगे और आप खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।